आज की कहानी एक ऐसे साइको लड़के की है जिसे एक स्कूल के लड़के से प्यार हो जाता है जो उससे उम्र में बहुत छोटा था। उस लड़के के करीब पहुंचने के लिए वो उसके स्कूल में नकली टीचर बनकर एंटर हो जाती है और उसे अपनी मीठी मीठी बातों और अदाओं से अपने माया जाल में फंसाने लगती है। वो बस किसी तरह उस लड़के को हासिल करना चाहती थी और इसके लिए वो बेशर्मी की सारी हदें तोड़ लेती है। धीरे धीरे वो लड़का भी उसके माया जाल में फंसने लगता है और दोनों मिलकर ऐसे ऐसे कांड करते हैं जो देखेंगे हम आज के इस पूरी कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है जेसन नाम के एक नौजवान लड़के से जो न सिर्फ एक स्टूडेंट है बल्कि वो एक सिंगर भी है और सोशल मीडिया पर उसके कई सारे फॉलोअर्स भी हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें कैथोलिक स्कूल दिखाया जाता है जहां समर वेकेशन के बाद जेसन और उसकी बहन जोई को उनके माता पिता स्कूल छोड़ने आते हैं। वहीं पर हमें सारा नाम की एक लड़की नजर आती है जो जोई की रूममेट है और वो जेसन को पसंद करती है। असल में जेसन के डैड चाहते हैं कि वो गाने छोड़कर सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दे, जबकि जेसन को सिंगिंग से ही अपना करियर बनाने का मन है। यहाँ पर हम सिस्टर रेबेका को देखते हैं जो स्कूल की सीनियर टीचर है। वो जेसन और जोई के मॉम डैड को भरोसा दिलाती है कि वो दोनों बच्चों का पूरा ध्यान रखेंगी। इसके बाद वो स्कूल की नई टीचर सिस्टर सोफिया से मिलती है जिसका आज स्कूल में पहला दिन है। सिस्टर रेबेका उसे स्कूल के रूल समझाते हुए बताती है यहाँ टीचर्स को बिना मेकअप के रहना होता है और ये सभी टीचर्स के लिए प्रोटोकॉल है। ये सुनकर सोफिया अपनी लिपस्टिक मिटा लेती है। फिर जब सिस्टर रेबेका सोफिया को स्कूल का दौरा करवा रही होती है तो उनकी मुलाकात जेसन से होती है। रेबेका उसे सोफिया से मिलवाती है लेकिन सोफिया नोटिस करती है कि जेसन कुछ उदास दिख रहा है तो रेबेका उसे बताती है कि दरअसल नशे की हालत में जेसन ने अपने डैड की कार का एक्सीडेंट कर दिया था, जिसके बाद से उसके डैड उससे नाराज रहते हैं। लेकिन जेसन पढ़ाई में काफी होशियार स्टूडेंट है और साथ ही वो एक सिंगर भी है। फिर हम देखते हैं कि जब सोफिया अपने कमरे में जाती है तो वो अपने लैपटॉप पर जेसन की वीडियो देखने लगती है और उसकी ओर आकर्षित होकर स्क्रीन पर ही उसे किस करती है। इस वक्त उसके मन में जेसन के लिए वो वाली ख्यालात चल रहे थे जिसे ये साफ हो जाता है कि सोफिया पहले से ही जेसन को जानती है। लेकिन सोफिया का असल मकसद क्या है और कैसे वो जेसन को जानती है, ये सब कुछ हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। इसके बाद अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने पहुंचती है और स्टूडेंट्स को अपना परिचय देती है। लेकिन जब वो देखती है कि जेसन और सारा आपस में बात कर रहे हैं तो वो सारा को थोड़ा सख्ती दिखाकर सबसे आगे बैठा देती है। इस पर सारा को गुस्सा आता है, जबकि जोई को ये अजीब लगता है क्योंकि आमतौर पर कैथोलिक स्कूल में टीचर्स इस तरह का बर्ताव नहीं करते। अब जैसे ही सोफिया बुक ओपन करके क्लास शुरू करने वाली होती है तो जोई याद दिलाती है कि सबसे पहले प्रेयर करनी होती है। ये सुनकर सोफिया खुद प्रेयर करने के बजाय जोई से कहती है कि वो प्रेयर करे तो जोई प्रेयर शुरू करती है और साथ में सभी स्टूडेंट्स भी प्रेयर करने लगते हैं। पर उस दौरान जोई नोटिस करती है कि सोफिया प्रेयर नहीं कर रही। बाद में वो ये बात अपने भाई जेसन को बताती है, लेकिन उस समय जेसन को सारा का मैसेज आ जाता है जिससे वो इस पर ध्यान नहीं देता। अब क्लास के बाद सोफिया जेसन से अकेले में मिलती है और पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जेसन इनकार कर देता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जिससे सोफिया बहुत खुश हो जाती है। लेकिन अगले ही दिन सारा जेसन को प्रपोज कर देती है और जेसन भी तुरंत हाँ कर देता है। लेकिन जब दोनों किस कर रहे होते हैं तभी वहाँ सोफिया आ जाती है और जेसन को क्लास में भेजकर सारा को डांटने लगती है। इस पर सारा भी उससे अकड़ कर बात करने लगती है क्योंकि वो एक अमीर बाप की बेटी है। लेकिन सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसकी बेटी है और सारा को जेसन से दूर रहने की चेतावनी देती है। फिर क्लास के बाद सोफिया जेसन को रोकती है और कहती है, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर सारा के साथ वहाँ क्या कर रहे थे? जेसन घबरा जाता है और वो इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता, जिसके बाद सोफिया कहती है, तुम एक बार मेरे कैबिन में आकर मिलना, कुछ जरूरी काम है। तो जेसन मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोफिया अपने कमरे में जाती है और फिर जानबूझकर दरवाजे को थोड़ा खोलकर अपनी बॉडी को मॉइस्चराइज करने लगती है। तभी जेसन उससे मिलने जाता है और सोफिया को इस हालत में देखकर उसे कुछ होने लगता है। सोफिया यही तो चाहती थी कि जेसन उसे इस हालत में देखकर उसकी ओर आकर्षित हो जाए, जिसमें वो कामयाब भी हो जाती है। जेसन सीधा अपने कमरे में आता है और पूरी रात वो सिर्फ सोफिया के बारे में ही सोचता है और उसे इमेजिन कर करके तूफान का मजा भी लेता है। अगले दिन सोफिया जेसन से पूछती है कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? तो जेसन कहता है कि दरअसल मैं भूल गया था। अब इस तरह जेसन और जोए को स्कूल आए हुए एक हफ्ता हो चुका है और अब वीकेंड पर उनके पेरेंट्स उन्हें घर ले जाने के लिए स्कूल आए हुए हैं। लेकिन सोफिया के लिए जेसन की गैर मौजूदगी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा था। उसका मन अब स्कूल में नहीं लग रहा था, इसलिए वो सिस्टर रेबेका से अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती है। उधर जेसन घर पर अपने डैड से कहता है कि वो स्कूल से 1 साल का ब्रेक लेकर अपने सिंगिंग पर फोकस करना चाहता है, लेकिन उसके डैड इसके सख्त खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जेसन पढ़ाई पर ध्यान दे। इस बात को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और गुस्से में जेसन घर से निकल आता है और बाहर अकेले बैठकर वो अपने दिल की भड़ास गाने के जरिए निकालने लगता है। इसी दौरान सिस्टर सोफिया अपनी कार लेकर जेसन के घर आती है और छुपकर जेसन की सिंगिंग एंजॉय करने लगती है। उसकी नजरें जेसन पर थीं और उसके दिल में अजीब सी हलचल हो रही थी। लेकिन तभी जेसन के फोन पर सारा का कॉल आता है, जिससे सोफिया गुस्सा होने लगती है। तभी सोफिया का पैर गलती से किसी चीज से टकराकर आवाज हो जाती है। जेसन को शक हुआ तो वो उस दिशा में बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जोए का मैसेज आता है और वो वापस घर चला जाता है। अब सोफिया किसी तरह से सारा को जेसन से दूर करना चाहती है, जिसके लिए वो एक खतरनाक प्लान
प्लान बनाती है। रात को वो चुपके से सेरा के कमरे में जाती है और उसकी किताब में ड्रग्स छुपा देती है, लेकिन कमरे से बाहर निकलते ही उसका सामना सिस्टर रेबिका से हो जाता है और बहाना बनाती है कि उसे किसी की आवाज सुनाई दी थी, इसलिए वो देखने आई थी। किसी दौरान जोए नींद से उठ जाती है, जो सारा के रूम में ही रहती थी, और दोनों की बातें सुनकर उसे सोफिया पर शक होने लगता है। फिर अगले दिन क्लास में सोफिया सभी स्टूडेंट्स को वही पेज खोलने के लिए कहती है जिसमें उसने ड्रग्स छुपाई। जैसे ही सारा अपनी बुक खोलती है तो सोफिया मौके पर ही उसे पकड़ लेती है और धमकी देती है कि इसके लिए तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। इसके बाद जल्दी ही ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है और सारा को स्कूल से सस्पेंड कर दिया जाता है। लेकिन सोफिया यहीं पर नहीं रुकती। वो सिस्टर रेबेका को समझाती है कि अगर स्कूल की इमेज को बचाना है तो बॉयज हॉस्टल की भी तलाशी ली जानी चाहिए। यहाँ सिस्टर बेबिका को बात सही लगती है और वो जेसन और उसके दोस्तों के कमरे की तलाशी करवाती है। तभी जेसन के बेड के नीचे से शराब की बोतल निकलती है और ये भी सोफिया की एक और चाल थी। लेकिन जेसन टीचर से कहता है, मुझे नहीं पता कि ये बोतल यहाँ कैसे आई, शायद किसी ने शरारत की होगी। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं ऐसा करने का सोच भी नहीं सकता। अगर मुझे सस्पेंड कर दिया गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। और यही वो मौका था जिसका सोफिया इंतजार कर रही थी। वो एक सुझाव देती है कि अगर तुम सस्पेंशन से बचना चाहते हो तो तुम्हें एक हफ्ते तक स्कूल में सिस्टर्स की तरह काम करना होगा। जेसन के पास कोई और रास्ता नहीं होता तो वो शर्त मान लेता है। लेकिन सोफिया ये सब क्यों कर रही है और उसका मकसद क्या है, ये समझाने के लिए कहानी हमें सोफिया के पास्ट में ले जाती है। हमें दिखाया जाता है कि कैसे उसने पहली बार सोशल मीडिया पर जेसन को देखा था। उसकी आवाज और गाने सुनकर वो दीवाना हो गई थी और जेसन तक पहुंचने के लिए उसने सोफिया नाम की एक सिस्टर, जो उसी कैथोलिक स्कूल में ट्रांसफर होने वाली थी, उसे ठिकाने लगाकर उसके जगह सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज करके खुद सिस्टर सोफिया बनकर स्कूल में एंटर हो गई। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां पर जेसन पनिशमेंट के तौर पर स्कूल के बगीचे में पौधे लगा रहा था। तभी सोफिया वहां आती है और उसकी मदद करने के बहाने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करने लगती है। वो बस किसी तरह जेसन को हासिल करना चाहती थी और इसके लिए वो बेशर्मी की इस हद तक आ पहुंची है। जोए दूर से ये सब देख रही थी और सोफिया की ये हरकतें उसे अजीब लग रही थी। फिर आगे देखते हैं कि रात के अंधेरे में जब सब सो रहे थे तो सोफिया चुपके से जेसन के कमरे में आ जाती है। अंदर आते ही अपना फोन रिकॉर्डिंग मोड में रखकर धीरे धीरे अपना नेकलेस उतारती है। तभी जेसन की नींद खुलती है और सोफिया को देखकर वो हैरान हो जाता है। लेकिन सोफिया अपनी अदाओं से उसे बहकाना शुरू कर देती है और उसके करीब जाकर किस करने लगती है। जेसन अंदर ही अंदर डर रहा था कि ऐसा करना पाप है, लेकिन सोफिया उसे समझाने लगती है कि डरो मत। परेशान होकर वो एक शराब की बोतल उठाता है और बाहर चला जाता है, लेकिन पुलिस उसे सड़क पर खुलेआम शराब पीते हुए पकड़ लेती है। इसी बीच सोफिया वहां आकर पुलिस से कहती है कि जेसन एक स्टूडेंट है और स्ट्रेस की वजह से थोड़ा परेशान है, इसलिए पुलिस को उसे छोड़ देना चाहिए। तो उसकी बात सुनकर पुलिस जेसन को नहीं पकड़ती। जेसन अब घर जाने की हालत में नहीं होता तो सोफिया उसे एक होटल के कमरे में ले जाती है। दूसरी तरफ जेसन की मॉम उसके डैड को समझाती हैं कि उन्हें अपने बेटे को उसके मन मुताबिक पैशन को पूरा करने के लिए 1 साल का समय देना चाहिए। कुछ सोचने के बाद जेसन के डैड मान जाते हैं और उसे घर वापस लाने के लिए निकलते हैं। इधर होटल के कमरे में सोफिया धीरे धीरे अपने कपड़े निकालने लगती हैं ताकि वो फिर जेसन के साथ तूफान और भूकंप के मजे ले सकें। लेकिन जेसन को महसूस होता है कि सोफिया हर जगह बस उसका पीछा कर रही है। वो उससे साफ कहता है कि जो कुछ भी उनके बीच हुआ वो सच में एक बहुत बड़ा पाप था और ये सोच सोचकर उसकी परेशानी बढ़ती जा रही है और वो इस रिग्रेट से बाहर नहीं निकल पा रहा है। वो फैसला करता है कि आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सुनकर सोफिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि हम दोनों के घर के कंडीशन एक जैसे हैं। तुम्हारे डैड की तरह मेरे डैडी मुझे नहीं समझते और शायद यही वजह है कि हमारी मुलाकात हुई। लेकिन जेसन उसकी किसी भी बात मानने से इनकार कर देता है और उसे कमरे में अकेला छोड़कर चला जाता है। इससे सोफिया को बहुत गुस्सा आता है। उधर जेसन के डैड उसे ढूंढ निकालते हैं और उसे बताते हैं कि उन्होंने शायद उसे जबरदस्ती एक डायरी में बांध कर रखा था और शायद बच्चों को उनके मनपसंद पैशन चूज करने के लिए सपोर्ट करना चाहिए। वो अपनी गलती मानते हैं और उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन जब जेसन और जोई स्कूल जाने के लिए निकलते हैं तो सोफिया वहां पहले से मौजूद होती है, पर उन्हें देखकर वो अपनी कार लेकर वहां से निकलने लगती है। लेकिन जोए उसकी कार नोटिस कर लेती है और स्कूल पहुंचकर कार को ट्रैक करने की कोशिश करती है। ऑनलाइन जांच करने पर उसे पता चलता है कि वो कार सोफिया के नाम पर रजिस्टर है। ये देखकर जोए को यकीन हो जाता है कि उनके घर के बाहर सोफिया ही थी। इधर जेसन अपने कमरे में पहुंचता है तो उसे सोफिया बेहोश पड़ी मिलती है। ये देखकर वो घबरा जाता है और उसे ऑक्सीजन देकर होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि सोफिया नाटक कर रही थी।
इससे जेसन गुस्से में आकर कहता है, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगा और फादर से जाकर तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। लेकिन सोफिया पर जेसन की धमकी का कोई असर नहीं होता। वो उल्टा कहती है, अगर तुमने मेरे खिलाफ रिपोर्ट की तो मैं भी सबको बता दूंगी कि एक स्टूडेंट होकर तुमने अपनी टीचर के साथ किस तरह का काम किया है। सोच लो, अगर मैं फंसूंगी तो तुम्हें भी कोई नहीं बचा सकता। जेसन समझ जाता है कि वो एक गहरे जाल में फंस चुका है। तभी उसे जोए का फोन आता है जो उसे सोफिया के कार के बारे में बताती है। तो जेसन ये बात उसे किसी को ना बताने के लिए कहता है। अब अगले दिन क्लास में प्रेयर के बाद सिस्टर रेबेका सारा को वापस स्कूल में लेकर आती हैं। ये देखकर सोफिया का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो क्लास के बाहर सिस्टर रेबेका को कहने लगती हैं कि आप सारा के बारे में जानने के बाद भी उसे दोबारा स्कूल में आने की परमिशन कैसे दे सकती हैं। तो रेबेका गुस्से में कहती हैं, तुम मुझे स्कूल के रूल्स मत सिखाओ, पहले तुम क्लास में प्रेयर करना सीखो। मुझे पता है कि स्कूल में कब क्या करना चाहिए। अब सारा के लौटने की खुशी में जेसन बहुत खुश होकर गाना गा रहा होता है, जबकि सोफिया गुस्से में आकर एकदम पागलों जैसा बर्ताव करने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जब सारा नहा रही होती है तो सोफिया अचानक वहां जाकर उसका सिर दीवार से पटक पटक कर उसे जान से मार डालती है। इसके बाद वहां सोप गिरा देती है ताकि ये सब कुछ एक हादसे की तरह लगे। इसके कुछ देर बाद जब जोए बाथरूम में आती है तो वहां सारा की लाश देखकर चिल्लाने लगती है। फिर जांच के बाद पुलिस इसे एक एक्सीडेंट करार देती है और सारा को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है। उस दौरान सारा की लाश देखकर जोए कहती हैं, आज तक कभी इस तरह का हादसा नहीं हुआ, यहाँ जरूर कुछ तो गड़बड़ हुआ है। फिर अगले दिन चर्च में प्रेयर के बाद जब सोफिया बाहर आती है तो जेसन उसे कहता है, जरूर सारा के साथ तुमने ही कुछ किया होगा। सोफिया कहती है, तुम्हें इस बात पर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, पुलिस ने इसे एक्सीडेंट डिक्लेयर कर दिया है और वैसे भी इस स्कूल में कोई भी मासूम नहीं है और तुम तो सबसे अलग हो जिसने एक टीचर के साथ बेशर्मी की सारी हदें पार कर लिया है। फिर जेसन को वो एमएमएस दिखाती है जो उसने चुपके से रिकॉर्ड कर लिया था और कहती है, अगर तुमने सारा के बारे में ज्यादा बात करने की कोशिश की तो मैं ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करके तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर दूंगी। इस धमकी से जेसन पूरी तरह डर जाता है। फिर अगले दिन जब सोफिया जेसन और उसकी सिस्टर को सोफिया के कमरे में जाकर उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगते हैं और वहां उन्हें असली सोफिया के लैपटॉप के साथ साथ एक और लैपटॉप भी मिलता है। उसमें जेसन के कई सारे फोटो सेव करके रखे हुए थे और उन्हें यह भी पता चल जाता है कि इस लड़की का नाम असल में लॉरा है जो सोफिया बनकर यहाँ आई है। इसके बाद जब दोनों ये सब सिस्टर रेबेका को बताने के लिए जाते हैं तभी उनका सामना लॉरा से होता है और जेसन के हाथ में लॉरा अपना लैपटॉप देखकर समझ जाती है कि उसका राज अब खुल चुका है। पर वो यहाँ पर अजीब तरह से जेसन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ और तुम्हारे सारे गाने मेरे लिए ही थे। ये सुनकर जेसन और जोई को यकीन हो जाता है कि ये लड़की एक साइको है, इसलिए वो तुरंत सिस्टर रेबेका को बताने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी लॉरा पीछे से जोई के सिर पर लैंप से वार कर देती है। ये देखकर गुस्से में जेसन लॉरा का गला दबाने लगता है, पर वो उसे भी गलत जगह मार देती है जिससे वो दर्द के मारे तड़पने लगता है। तभी सिस्टर रेबेका वहां आकर उसके हाथ से लैंप ले लेती है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है, लेकिन वो रेबेका को भी मारने लगती है। इतने में जेसन उठकर अपनी जेब से स्क्रू ड्राइवर निकालता है और सोफिया यानी कि लॉरा की पीठ में स्टैब कर देता है, जिससे वहीं पर लॉरा बेमौत मारी जाती है। इसके बाद कहानी के आखिर में हमें स्कूल का ग्रेजुएशन डे दिखाया जाता है, जहां पर जेसन के डैड जोई को कार गिफ्ट करते हैं और जेसन को एक नया और बहुत ही महंगा गिटार गिफ्ट करते हैं। तो कहानी की एंडिंग एक नई शुरुआत की ओर इशारा करती है, जहां जेसन अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन वो कभी नहीं भूल सकता कि उसने किस तरह एक साइकोपैथ से खुद को बचाया है और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देने का मौका पाया है।